नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुद्गल जी की कहानी दशरथ का वनवास। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए दशरथ का वनवास। सहसा उसकी नींद उचट गई। टेलीफोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। उठने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है। उसका उठना जरूरी भी नहीं है। रघु तो घर पर है ही, लेकिन क्या घंटी की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही? हो सकता है वह घर में ही ना हो। कई दफे रघु उसकी नींद में खलल डाले बिना लॉक की चाबी लेकर बाहर निकल जाता है और चुपके से बाजार का काम निपटाकर लौट आता है। घंटी बजे जा रही है। उफ, लगता है उसे उठना ही होगा। सिर बुरी तरह जकड़ा हुआ है। कनपटियों में धमाके से महसूस हो रहे हैं। चादर परे करते न करते फिर अलसा गया और रघु के फोन तक पहुंचने की आहट लेता रहा, यही सोचकर कि यह भी तो हो सकता है कि वह घर से बाहर न गया हो, बल्कि बाथरूम या पाखाने में हो। रघु शायद घर पर है ही नहीं। फोन उठाने के लिए वह उठेगा तो जो भी फोन पर होगा निश्चय ही 3-4 मिनट से कम बोर नहीं करेगा, और वह अभी 2 घंटे और जमकर सोने के मूड में है। हैंगओवर देह को जकड़े हुए है। सुबह 4:30 बजे तक हंगामा चलता रहा था। काफी हो गई थी उसे। बनर्जी ने आग्रह किया कि तू यहीं सो जा, तुझे कुछ ज्यादा हो गई है। वह ठहाका मारकर हंस पड़ा था। अपना जवाब याद है उसे। अबे, ज्यादा हो गई है तुझे। इस हालत में भी मैं खंडाला पार कर तुझे पुणे ले जा सकता हूँ, चलेगा? मिसेस सूरी ने भी आग्रह किया। रुक जाइए ना यहीं। रुक सकता हूँ, आप रुकेंगी? वे झेप गई थी। छी, पीने के बाद वह कितना छिछला हो उठता है, सोचकर झेप हुई उसे। नशे में तो नहीं था, वरना याद रहती बात। कुछ समय के लिए खामोश हो गई। घंटी फिर बज उठी। लगातार कोई कोशिश कर रहा है। कोई चारा नहीं। चादर परे फेंक कर वह उठ बैठा। पैरों में चप्पल फंसाकर लगभग स्वयं को घसीटते हुए टेलीफोन तक लाया और रिसीवर उठाकर बगल में पटक दिया। सुधा को इतने दिनों के लिए उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कवचहीन हो उठता है वह। सीली उदासी में घिरा। भीतर एक खोट उगने लगती है और उसके ना चाहते हुए भी उसे अपनी चौखट में घसीट लेती है। यही कोई 12-13 साल का रहा होगा। उस दिन मदरसा न जाकर बहुरे के साथ कच्चे ताल में सिंघाड़े चुनने घुस गया था। थैला बना कमीज का अगला पल्ला सिंघाड़ों से भरा गया। बाहर आने के लिए जैसे ही पलटा कि तभी कौवों की कांव कांव अपने सिर पर मंडराती दिखी। भयभीत हो हकबका गया। सिंघाड़े पानी में पसर गए। तब तक बाहर नहीं आ पाया जब तक कौवों का शोर दूर न चला गया। बहुरे की कमीज सिंघाड़ों से भरी हुई थी। उसे देख देख कर वह हंसी से दोहरा हो रहा था। चूतिया नहीं कहे, सरव पिद्दी हो पक्के पिद्दी। उस घर में वह बन भी क्या सकता था? कैसे वह सुधा से मिलते ही स्वयं को मजबूत और सुरक्षित महसूस करने लगा था। दोस्त उसके बीबीपन से वाकिफ थे। अक्सर सुधा से मजाक करते, बच्चे कैसे हैं भाभी? मजे में हैं। सुना है तीसरे की तबीयत कुछ गड़बड़ है। होगी नहीं, आवारा दोस्तों की सोहबत में जो पड़ गया है। रात 12 बजे घर लौटा है। सुबह आधा सीसी शुरू। आपने कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है भाभी। घेरने वाले जब पिंड नहीं छोड़ते तो भला कहाँ तक बांध के रखूं? उसने तो हमें बर्बाद कर रखा है, और भाभी आप हमें दोष दे रही हैं। सुधा टेलीफोन पर हंसी से दोहरी होने लगती, बड़ी देर तक चोंगा रख देने के बाद भी। दफ्तर से जब वह घर लौटता है, टीनू और मोना के साथ खूब हुड़दंग मचाता है। महसूस करता है कि जैसे वह अपने बचपन को नए सिरे से जी रहा है, जो बाबूजी ने कभी उसे जीने नहीं दिया। यही वजह है कि टीनू और मोना के मुंह से फरमाइश हुई नहीं कि फौरन तामील होती है। भले सुधा झिड़कती उसे दलीलें थमाती रहे कि वह बच्चों को लड़ियाकर मात्र बर्बाद कर रहा है, संतुष्ट नहीं।
और वे दोनों, सुधा अक्सर ठेना मारती है। एक हमारा जमाना था, बच्चे माँ के पीछे पगलियाए रहते थे। आजकल ठीक उल्टा है। उसके गाड़ी पार्क करते न करते वे दोनों दौड़कर गाड़ी का दरवाजा खोल लेते हैं। मोना पिछली सीट पर रखा उसका भारी भरकम बैग उठा लेती है। टीनू लड़ने लगता है। पापा, रोज रोज बैग यही उठाएगी क्या? वह हाथ की डायरी उसकी ओर बढ़ा देता है। मुंह झटक टीनू अड़ जाता है। उसे बैग ही चाहिए। हमेशा दोनों बैग के पीछे लड़ पड़ते हैं। वह दोनों को लिफ्ट में खींचकर 5वें माले का बटन दबा देता है। मोना बेटे, आज बैग टीनू दादा को दे दो। पापा, ये जलनखोर है। जलनखोर तो तू है और गंदी भी है। बताऊं पापा को? पापा पापा, आपको नहीं पता, सामने वालों की वो गवानी आया है ना, लिली, ये उससे चॉकलेट मांग कर खाती है। झूठ, एकदम झूठ। पापा, मैं आपको बताऊं, ये टीनू है ना। दादा बोलो बेटे, वह बीच में टोकता है। बड़ा आया दादा। माली के बेटे ननको के साथ रोज गोटी खेलता है। कितना गंदा है वो पापा, स्कूल नहीं जाता। टीनू मोना को मारने झपटता है कि लिफ्ट 5वें माले पर ठहर जाती है। तकरीबन रोज यही तकरारें होती हैं उनकी। लिफ्ट से बाहर होते ही वह उन्हें याद दिलाता है कि वे आपस में इस कदर लड़ रहे हैं कि रोज की भांति उसकी पप्पी लेना भी भूल गए हैं। अब तो 2-2 देनी होगी, ब्याज समेत, वरना कल से वह दफ्तर से घर नहीं आएगा। दोनों खिसियाकर उससे लिपट जाते हैं। कौन? रघु? तकिए में मुंह धंसाए हुए वह पूछता है। जी साहब, घर पर नहीं थे? कपड़े लाने लॉन्ड्री गया था। टेलीफोन परेशान कर रहा है। बैठक वाले कनेक्शन पर लगा लो। 1-8 घंटे सोना चाहता हूँ। जी, पूछे तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। कल रात ज्यादा ले लेने के पीछे किसी हद तक कारण ईश्वर अंकल की चिट्ठी थी। ईश्वर अंकल का यह आरोप, तुम निहायत कमीने बेटे साबित हुए हो बबुन। देखभाल तो तुम्हारे बगैर भी ठीक ठाक हो रही है उसकी। इतना बड़ा परिवार उसने अपने कंधों पर ढोया है। 4 कंधे उसके लिए भी तैयार हैं। हफ्ते भर पहले ही उससे मिलने गया था। तुम्हारे बारे में जानना चाहा तो उसकी निस्तेज आंखों में मुझे अवसाद और क्षीण आशा के मिले जुले पहाड़ दृष्टिगत हुए। जितनी देर उसके करीब बैठा रहा, उन्हें लांग नहीं पाया। उसके शब्द थे, अपने घर बार में बबुन खुश है, ईश्वर सब ठीक है। तुम्हें यह सब लिखना एक फर्ज की अदायगी मात्र है। फर्ज, इस शब्द का अर्थ ईश्वर अंकल ने कभी बाबूजी को क्यों नहीं समझाया? उसके लिए क्या किया उन्होंने? गांव में रहा तो जैसे तैसे हाई स्कूल कर लिया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने उसे छात्रावास में न रखकर अपने मित्र ईश्वर अंकल के पास इलाहाबाद भेज दिया। पितृहीन तो वह माँ के जिंदा रहते ही महसूस करने लगा था। जिस शख्स की पहचान उसे बाप के नाम पर दी गई थी, उससे अपनी उम्र के 22वें साल तक, और तब तक ही उस घर से उसका रिश्ता भी रहा। कुल जमा 100 वाक्यों से अधिक बातें नहीं हुई होंगी। शेष जितना भी कहा सुना गया, सब बाबा की मार्फत। उस घर में अपने होने के एहसास को भी वह जब तक जिया, बस माँ और बाबा की मार्फत। बहादुर खबर लाया था, नहर आ गई है। काका खेतों में पानी काटने निकले। साथ में मजदूर भी बल्लम भाला लिए हुए चलने को उठ खड़े हुए। उसका भी जी हो आया। काका से हट करने लगा कि वह भी खेतों में पानी देने उनके संग चलेगा। काका ने समझाया कि एक तो रात बिरात का मामला ठहरा, तिस पर कभी पानी की कटाई पर फौजदारी भी हो जाती है पटियाइतों से। फिर काम धाम में उसकी सुध कौन रखेगा? लेकिन वह टस से मस न हुआ। हार कर काका को उसे संग लेना ही पड़ा। अभी खेतों से कोस भर दूर ही थे सब कि सहसा आगे चल रहे काका उसकी चीख सुनकर चौंक पड़े। मेड़ पर पसरा वह अपना पांव पकड़े दैया दैया कर रहा था। बहादुर के हाथ में लटकती लालटेन की रोशनी उसके पांवों पर बिछ गई। रोशनी के छत्ते में उसने मेड़ की ढाल पर छितरी भटकटैया की बेल में बिलाती बीछी को देख लिया। काका आशंकित हो बिरझा उठे। सांप तो नहीं काट खाई इस बबुन?
वह झूठ बोल गया। पाँव के नीचे कुछ सुरसुराया तो था काका। काका ने फौरन बहादुर को आदेश दिया, उठाओ बबुन को कन्या में और सरपट लाई चलो घरे। घर में कोहराम मच गया। अनहोनी की आशंका से बेवल माँ छाती कूट कूट कर दुश्मन सरापने लगी। झड़बैये फुकवैये बुलवाए गए, कौड़ियाँ खनखना मंतर पढ़े जाने लगे। पीड़ा तो हो रही थी, मगर जानबूझकर वह बुंबुआ बुंबुआ कर रोने पीटने लगा, मानो प्राण अब निकले कि तब निकले। आसपास जुटा जमघट उसे बड़ा संतुष्ट कर रहा था कि बाबूजी के होश भी आज फाख्ता हो जाएंगे। इकलौता जो ठहरा। कानों में बहुत सी अटकलें गूंज रही थी। दादा रे दादा, देबिन के चौरे के बगल वाली मेड़ पर तो भैया गेहुअन रहता है। छेदी के नाते को दौड़ा लीस रहा है फनफना के, बीते पूस की दोपहरिया को। वही तो कहीं नहीं डरस लीस। तभी सुना अम्मा बेहोश हो गईं। दांत बंध गए उनके। कानों में पड़ी संवेद खुसफुसाहटों ने सावधान किया। हटो हटो भैया, लंबरदार आ रहे हैं। पूरा गए थे, बस अबहिन पहुंचे हैं। चढ़ती बेहोशी में भी वह चौकन्ना हो उठा। बबुन, बाबूजी की रोबीली आवाज ने उसे लगभग झंझोड़ दिया था। सांप ने काटा है या बीछी ने? बेहोशी की ऊब चूप से बाहर आ मुंह से निकला, बीछी ने। ठीक से देखा था? देखा था। बहादुर ने लालटेन नीचे की थी तो बीछी को भटकटैया में बिलाते देखा था। सच मुंह से निकल गया। उनके होश फाख्ता करने की मंशा धरी की धरी रह गई। पाजी कहीं का पक्का स्वांगी है। उनकी पदचाप आंगन दहलीज पार करती हुई दूर हो गई। उसके माथे पर न उनका हाथ आया, न अम्मा की तरह उनके दांत बिछे, न वे उसे कुछ हो जाने के भय से आशंकित हुए। बाबा झड़वैयों से अलबत्ता जरूर चिरौरी करने लगे थे कि बीछी भी कम विषैली नहीं होती, ठीक से झाड़ो। बाबूजी कभी उसे महावीरन का मेला नहीं ले गए, न कभी बिसाती से रंगीन कांचों वाला चश्मा ही दिलाया, न गैस का गुब्बारा। सहपाठी अवधेश और रामेश्वर जब अपनी अपनी बातें बताते, लाई हुई चीजें दिखाते तो वह मन मसोस कर रह जाता। अपने को लेकर कभी बाबूजी को सहज नहीं पाया। उठा नहीं अभी तक। खटिया खड़ी कर दो पाजी की। साला दलिद्दर है, जब देखो तब पसरा पड़ा रहता है। उनका रोबदार स्वर उसे क्या, पूरे घर को थर्रा देता था। अम्मा भुनभुनाती, उठ ना बबुल, अपने साथ साथ मेरे भी हाड़ गोड़ तोड़वाएगा। और उस दिन तो उन्होंने सचमुच उसकी खटिया उलट दी थी। आंगन के पक्के फर्श पर वह धड़ाम से गिर पड़ा था। धूप चढ़ाई है तो कौन आसमान टूट पड़ा। कोई लड़का के साथ इतना बर्बर सुलूक करता है। मनौतियों से तो औलाद का सुख पाया है। सीधे सीधे घिचाई काहे नहीं दबा देते। घूंघट चुटकी में दाबे अम्मा बाबूजी के सामने तन गई थी। बाबूजी आपा हो बैठे। उसके ही क्या, सबके सामने उन्होंने माँ को बेत से पीटा। अम्मा की चीखों के सुर में सुर मिला, वह चीखता चिंगाड़ता रहा। पर किसी की मजाल जो आगे बढ़ बाबूजी का हाथ पकड़ ले। बड़ी अम्मा बचाने आगे बढ़ी भी तो बाबूजी ने उन्हें वहीं डपट दिया। आगे मत बढ़ना भौजी। कोठरी में कराहती पड़ी अम्मा के सामने उसने अपनी किशोर मुट्ठियों को आक्रोश से भींच घोषणा की थी कि अब की अगर बाबूजी ने उनके ऊपर हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। दहलीज में टंगी उन्हीं की दुनाली उतारकर उन पर न दाग दूं तो रघुराज सिंह का नाती नहीं। अम्मा तमक कर उठ बैठी थी। नासी काटे कहीं के, अपने बाबूजी के बारे में ऐसी को वचन बोला तो। बोली बे, तुमको मारा क्यों? मारिन, अपनी मेहरिया का मारिन, का करी हो? दंग रह गया। अजीब लगी थी अम्मा। उस दिन वह स्कूल के लिए घर से निकला तो जरूर था, पर स्कूल जा नहीं सका। दउआ की बाग के मेड़ पर बस्ता पटक कर कच्चे अमरूद ढेले मार मार कर तोड़ता रहा। ठीक उसी समय घर पलटा जब दूर से उसने बच्चों की टोलियों को लौटते देख लिया। घर पहुंचकर पाया कि अम्मा हमेशा की तरह चूल्हे के सामने बैठी रोटियां पो रही थीं और काका चौके में बैठे खा रहे थे। वही रोज का दृश्य। 4 कोस खेतों की मेड़ों मेड़ चलते हुए वह जब गांव का तपता गलियारा पार कर अपने दरवाजे पहुंचता
तो पाता कि बाबूजी बाहर वाले बंगले में पड़े निवाड़ के पलंग पर खा पी कर सुस्ता रहे होते। नियम उस रोज भी नहीं टूटा था। बाबा दमा के मरीज थे। उनकी खटिया 24 घंटे दहलीज में ही पड़ी रहती। सिरहाने मिट्टी और राख से भरा तसला रखा रहता है, जिसमें खखार खखार कर बलगम थूका करते। जैसे ही वह दहलीज में दाखिल होता, आहट पाकर बाबा अपनी मिचमिची आंखें खोल देते। आ गए बबुल। फिर एक लंबी सांस को छोड़ते खींचते वाक्य पूरा करते, जा हाथ मुंह धो ले, दुल्हन रास्ता देखती बैठी है चौके में। वह खमसार की हचमची खटिया पर पलटे पड़े गद्दों के ढेर पर बस्ता लापरवाही से उछाल देता। तमाम मिन्नतों और चिरौरियों के बावजूद हाथ पांव धोने का सब्र ना संजो पाता। औरों की देखा देखी अब वह भी बस्ता छोड़कर हाथों में किताबें लाने ले जाने लगा था। कितनी बार उसने बाबा से आग्रह किया था कि बाबूजी से कहकर या तो वे उसे साइकिल लिवा दें या फिर उनसे उनकी ही उपयोग करने की अनुमति दिलवा दें। 8वीं-9वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी दूर से आते हैं, सब साइकिल पर आते हैं। कईयों के पास तो घड़ी भी है। कहूँगा कहकर वे उसे बहला देते। आगे भी बस बहलाते भर रहे। बाबूजी से कहने की हिम्मत शायद उनमें भी नहीं थी। इसलिए कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, पेंशन आने दे, ले दूंगा। पर साइकिल नहीं आ सकी, क्योंकि पेंशन के पैसे आते ही बाबूजी के हाथों में चले जाते। उस रोज वह दुस्साहस कर बैठा था। बाबूजी की जेब से उसने चुपचाप उनकी साइकिल की चाबी निकाल ली थी। वे घर पर थे नहीं। सुबह की बस पकड़कर कानपुर पेशी के लिए निकल गए थे। कानपुर गए हैं तो कुबेरिया से पहले क्या ही घर लौटेंगे। यही सोचकर बड़े इत्मीनान से उसने सबकी नजरें बचाकर कैरियर पर किताबें कॉपी जमाई और पिछवाड़े से घूमकर स्कूल भाग लिया था। उसके सहपाठियों ने उसकी चमचमाती साइकिल को बार बार छुआ था और ढेर सारी जिज्ञासाओं एवं प्रशंसा वाक्यों से उसे लाद दिया था। वह सचमुच भाग्यशाली है जो उसे नई साइकिल मिली है। एक वे हैं जो खड़खड़िया में जैसे तैसे गुजर कर रहे हैं। 10वीं बार जिसकी चेन उतर जाती है और 2-1 रोज में पंचर फुस। वापसी में जैसे ही उसने गांव का तपता गलियारा पार किया, साइकिल पंचर हो गई। उसके हाथ पांव फूल गए, किंतु बाबूजी की अनुपस्थिति ने मन को ढाढ़स बंधाया। जैसे रखी थी ठीक उसी तरह खड़ी कर ताला लगा देगा। चाबी खूंटी पर टंगे बाबूजी के कुर्ते की जेब में सरका देगा। कह देगा उसे क्या पता कि कैसे पंचर हो गई। पहले तो वे उससे पूछेंगे ही नहीं। उस पर अंदेशा ही नहीं होगा कि वह बगैर उनकी अनुमति के उनकी साइकिल छूने की हिम्मत कर सकता है। आशा के विपरीत बाबूजी अपने निवाड़ वाले पलंग पर उठंग बैठे दिखे। यह उसे बाद में पता लगा कि उन्हें बस अड्डे पर जाकर पता चला था कि कल रात से ही शहर जाने वाली दोनों बसें बिगड़ी पड़ी हुई हैं। उन्हें बनने में 4-6 घंटे खप जाना मामूली बात है। पेशी पर तो वे आज किसी हालत में नहीं पहुंच सकते। वकील तारीख ले लेगा, यही सोचकर वे घर लौट आए थे। ठीक उसके निकलने के करीबन आधा घंटा बाद बेत की मार ने देह के कई हिस्सों की खाल उधेड़ दी थी। दुआरे के बीचों बीच उसे खटिया से बांध दिया गया था। दरवाजे की आड़ से लगी अम्मा विवश उसे पिटता देखती रहीं और गुहार गुहार कर रोती रहीं। बाबा बिस्तर से कम ही उठते थे। उस पर पड़ रही मार से उनका दिल दहल उठा। हाँफते कांपते देहरी लांग वे बाबूजी तक पहुंच गए और उनके हाथ से बेत छीन चीखे, छोड़ दे केदार, छोड़ दे। अरे इतना तो कोई ढोर ढमार को भी नहीं कूटता। फिर यह तो तेरी अपनी औलाद है। बाबा न पहुंचते तो शायद बाबूजी उसकी जान लेकर ही छोड़ते। 4 दिनों तक वह स्कूल नहीं जा पाया था। उसके बाद जब जब दरवाजे के बाहर वाले बंगले के सामने से गुजरता, चमचमाती साइकिल खड़ी देख देह में आग लग जाती। प्रतिशोध फुफकारने लगता कि उनकी दुनाली उतारे और उनके सीने से सटा दे। अपने दोस्त के बुआ के घर से जिस दिन वह हाई स्कूल का आखिरी पर्चा देकर लौटा था, बाबा की खटिया दहलीज में खाली पड़ी थी। जाने से पहले भी तो वह बाबा से उलझा था। बाबा, सब लड़के फुल पैंट पहनकर और घड़ी बांधकर परीक्षा देने जा रहे हैं
और हमेशा की तरह बाबा ने बहलाया था, बबुन अगली पेंशन पर पैंट बनवा दूंगा। घड़ी के नाम पर उन्होंने अपनी जेब घड़ी उसे थमा दी थी। टाइम देखने के लिए साथ लिए जा। हफनी सांसों की घरघराहट दहलीज के गोबर पुते फर्श पर नासूर सी दब गई थी। अटारी की घुमावदार अंधेरी सीढ़ियों के एक कोने से लगकर वह मुट्ठियों में घड़ी भींचे घंटों हिचकियां भरता रहा था। खट। कौन? मैं साहब, जरा फैन तेज कर दो। रेगुलेटर की कड़कड़ाहट के साथ हवा अंधड़ सी दौड़ने लगी। दोपहर को वह दिल्ली ट्रंकाल बुक करेगा। भाई साहब से कहेगा कि सुधा और बच्चों को वे इसी हफ्ते मुंबई वापस भेज दें। हालांकि भाई साहब उसकी बात से सहमत नहीं होंगे। उनका बराबर आग्रह होगा कि जब सुधा दिल्ली आई ही है तो भतीजे रवि के लिए लड़की देखने तक रुक जाए। लेकिन नहीं, वह उनकी एक नहीं सुनेगा। टीनू और मोना के स्कूल भी तो परसों से खुल रहे हैं। इसी बहाने पर दृढ़ रहेगा। मोना की आवाज़ सुनने को तरस गया है। बहरहाल कुछ भी हो, वह हर हालत में सुधा और बच्चों को पास चाहता है। ईश्वर अंकल की चिट्ठी से उपजी उद्विग्नता को वह बगैर सुधा से बांटे झेल नहीं पा रहा है। टीनू और मोना के स्कूल खुलने के प्रसंग से स्मृतियों ने करवट भरी। कॉलेज खुलने वाले होते तो वह ठीक एक रोज पहले इलाहाबाद के लिए निकल पड़ता। अम्मा ढेर सारी पोटलियां उसे गिनाने लगती। यही पिपिया माँ 5 सेर घी रजाए दीन हैं, यही माँ सकर पारे धरे हैं, यही माँ 8 ठो गुड़ के भेली ईश्वर भैया के दुल्हन मंगवाइन हैं, सतुआ ले जाइयो। बड़ी अम्मा हर बार की तरह अपने भर्राए स्वर में हिदायत दोहराती। रास्ता देखत रहत है दुल्हन, तनिक चिट्ठी डाल दिया करो बबुन। घर से दूर रह रहा था तो लग रहा था बाबूजी चिट्ठी जरूर लिखेंगे। उसके बाद वह उन्हें तमाम खत लिखेगा, किंतु उसके नाम खत नहीं आया। ईश्वर अंकल के नाम आए उनके खतों को वह थूक से गीला कर खोल डालता। बबुन की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा है वह ठीक होगा। किसी बात पर ढील न देना, बच्चे बिगड़ जाते हैं इस उम्र में। उसकी शादी के रिश्ते आ रहे हैं। यही एकाध पंक्तियां उनकी आपसी बातों से भरे पन्नों में उसके लिए होती। मन कसैला हो बुझ जाता। लिफाफे को चिपका कर वह अन्य चिट्ठियों के बीच अंकल की टेबल पर यथास्थान रख देता और दृढ़ निश्चय करता कि वह दोबारा खत नहीं खोलेगा। आखिर उन खतों में उसके लिए होता ही क्या है? बीआरसी से उसे साक्षात्कार का बुलावा मिला तो खुशी से उमड़कर उसने पहली दफा बाबूजी को पत्र लिखा था और उनसे आशीर्वाद चाहा था। जवाब फिर भी न आया। ईश्वर अंकल के खत में ही उसके पत्र का जिक्र था और आशीष भी। साक्षात्कार में जाते हुए मन ही मन भयभीत था। पहला पहला साक्षात्कार था और पहली दफा ही वह किसी महानगर की यात्रा पर जा रहा था। हालांकि ईश्वर अंकल ने मुंबई स्थित अपने बड़े भाई साहब को उसके बारे में पूर्व सूचना भिजवा दी थी कि रमानाथ मुंबई में उनके घर ही कुछ दिनों के लिए ठहरेगा। उनका जवाब भी उसके इलाहाबाद छोड़ने से पहले ही आ गया था। उन्होंने रमानाथ को किसी प्रकार की असुविधा न होने का आश्वासन भेजा था। साक्षात्कार देकर इलाहाबाद लौटा तो बेहद प्रसन्न था, मगर तभी एक दिन घर से बनवारी काका उसे लिवाने आ पहुंचे थे। दुल्हन को खून की कै हो रही है, आज ही कल की बात है, पता नहीं कब धोखा दे जाएं। उनके लंबे निश्वास ने उसे विचलित कर दिया। कहीं अम्मा भी बाबा की तरह उससे मिले बगैर न चल दें। अम्मा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पीली पलकों को सयत्न उघाड़कर उन्होंने उसे देखा था। उसे महसूस हुआ था कि बनवारी काका झूठ बोल रहे थे कि दुल्हन को खून की कै हो रही है। खून की कै अम्मा कैसे कर सकती हैं? इस ठठरी से शरीर में अगर खून होता तो वे कुछ महीनों और इस घर का चूल्हा चौका न फूंकती। बबुन, अम्मा ने बस उसे एक ही बार पुकारा था और उनकी पुतलियां जड़ हो गई थीं। महतारी के मया मुरी अकेल लड़िका का देखे के खातिर जीव अटका रहे। 2 दिन से रटत रहे दुल्हन, बबुन का बुलवाए दे, बबुन नहीं आवा। रहे तो किस्मत वाली,
मनई और जवान बेटवा दोनों के कंधे पे चढ़ के जा रही है। अम्मा को नहला धुलाकर नई साड़ी पहना दी गई थी। पैरों में आलता, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर भर दिया गया था। उसकी सूजी हुई आंखें टकटकी बांधे रही थी। माँ को इतनी सजी धजी उसने कभी नहीं देखा था, न इतना सुंदर। अटारी की उन्हीं अंधेरी सीढ़ियों पर वह घंटों बैठा रहा था, जहाँ बाबा के मरने पर बैठकर रोया करता था। साहब, आपका फोन है दिल्ली से। रघु तकरीबन फुसफुसाता है उसके कानों के करीब। चौंक कर वह उठ बैठता है। अनायास फुर्ती फूटती सी महसूस होती है। चप्पलें खोजने के लिए वह पैरों को फर्श पर आगे पीछे सरकाता है। एक मिल जाती है, दूसरी पलंग के काफी नीचे सरक गई है। धनुषाकार झुककर एक हाथ लंबा कर वह चप्पल बाहर खींच लेता है। इस दरमियान उसकी कोशिश अपने को प्रकृतिस्थ कर लेने की होती है। फोन पर जरूर सुधा होगी और उसकी अनमनाहट को हेलो के साथ ही भांप लेगी। बालों को दाहिने हाथ से सुलझाते हुए वह फोन उठाने बैठक की ओर बढ़ जाता है। फोन पर सुधा के भाई साहब हैं। सुधा को फोन पर अनुपस्थित पाकर अनायास एक अनिच्छा स्वर को शिथिल कर देती है। भाई साहब कह रहे हैं कि वे सुबह से लगातार फोन लगा रहे हैं, किंतु उसका नंबर लग ही नहीं रहा। कहीं फोन खराब तो नहीं था? क्या कहे, उसने ही तो रिसीवर उठाकर रखवा दिया था। सहसा सुधा और बच्चों को कल ही किसी तरह की व्यवस्था करके भेज देने की बात याद हो आती है। कहने को तत्पर होता ही है कि हेलो रमानाथ, सुनो, आज डीलक्स से सुधा और बच्चों को मुंबई के लिए बैठा दिया है। बोगी नंबर है S5, बर्थ है 789। कल 4 या 4:20 के करीब तुम उन्हें दादर पर उतार लेना। हेलो, पहुंचने का समय ठीक से पता कर लेना जरा। इधर का चक्कर कब लगा रहे हैं भाई साहब? लड़की देख ली साले साहब के लिए? पसंद नहीं आई, सुधा बताएगी। दफ्तर का कोई काम निकलते ही मुंबई आऊंगा। नन्ही नन्ही बाहों को आसमान की ओर फैलाकर मोना बताती है, पापा, कुतुब मीनार इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है कि जो उसे गर्दन उठाकर देखता है ना, उसकी टोपी नीचे गिर जाती है। अच्छा, और जिसने टोपी ना पहनी हो? मोना निरुत्तर हो उठती है। तीनों आंखें चमकाकर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि यह बहुत बुद्धू है। मैंने नाना जी को बताया कि कुतुब मीनार ऊंची जरूर है, मगर मुंबई में तो इससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। वह पूछने जा ही रहा था कि और उन्होंने क्या क्या देखा कि अचानक मोना उससे बड़ा अजीब सवाल कर बैठी। पापा, मम्मी के पापा मम्मी से तो हम हमेशा मिलते रहते हैं, आपकी मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलते? क्या जवाब दे? सुधा और उसने क्षणांश एक दूसरे को देखा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिज्ञासाएं अस्वाभाविक भी तो नहीं। मोना का सुर उसी प्रश्न पर अटक गया। बोलिए ना पापा, आपके डैडी हमारे दादाजी होंगे ना? सच्चाई नहीं निकली मुंह से। बेटे, नाना जी जो है ना, वही तुम्हारे दादाजी भी हैं। झूठ, कैसे होंगे वे दादाजी? मामा के बंटू से हमने पूछा था, तुम हमारे नाना जी को दादाजी क्यों कहते हो? तो उसने समझाया कि नाना जी तो वे तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के पापा हैं। मेरे तो वे दादाजी हैं, मेरे पापा के पापा जो हैं, हमारे दादाजी नहीं हैं। अब की मोना की जिज्ञासा में टीनू का प्रश्न भी सम्मिलित हो गया। पता नहीं वह कैसे बोल गया, तुम्हारे दादा दादी बहुत पहले ही मर गए, तब मैं बहुत छोटा था। सुनकर मोना का चेहरा उतर गया। जाओ, जाकर खेलो। वह अधिक देर तक उनका सामना करने की हिम्मत अपने में भुरभुराती अनुभव कर रहा था। बच्चे अपने कमरे में चले गए। खिन्न मन सुधा बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। अनायास ही खिंचाई बोझिल खामोशी को झेल पाने में वह खुद को असमर्थ महसूस करने लगा। उठकर सुधा के पीछे जा खड़ा हुआ। सुधा उदासीन ही बनी रही। कुछ और भी तो कह सकते थे। कुछ और क्या? कोई और बहाना गढ़कर बहला देते। वह उखड़ गया।
तुम भी तो किसी बहाने उन्हें समझा सकती थी। तुम तो जानती हो मेरे लिए इस रिश्ते का यही महत्व रह गया है। जिन संबंधों को मैं जी नहीं पाया उन्हें सुधा ने बात पूरी होने नहीं दी। उन्हें औरों के लिए भी जिंदा नहीं रहने देना चाहते, यही ना? हालांकि बाबूजी से सुधा को हजार हजार गिले शिकवे हैं। अक्सर वह किसी भावुक क्षणों में अपनी भावनाओं को उकेरती भी है। क्या बाबूजी कभी हमारी शादी की सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे? कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। पोता पोती देखने के लिए जी नहीं तरसता उनका? क्यों इतने निष्ठुर हैं वे तुम्हारे प्रति? लगता है उन्हें देखूं रमानाथ, मिलूं उनसे, वे मुझे बहू कहकर पुकारें। उनकी मर्जी के खिलाफ शादी जरूर कर ली है तुमने, मगर मुझे विश्वास है एक बार अगर वे मुझसे मिल लेंगे बहू के रूप में तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। लेकिन जब वह बाबूजी के विरुद्ध अपना क्षोभ व्यक्त करता है तो सुधा उससे नाराज हो उठती है। ऐसे में हमेशा उसे अम्मा की याद हो आती है। बाबूजी की अमानुषिकताओं का शिकार होकर भी वे कभी उनके विरुद्ध कुछ सुनना पसंद नहीं करती थीं। तुम्हारे आने से 2-1 दिन पहले ईश्वर अंकल की चिट्ठी आई थी। सुधा पलटकर ठीक उसके सामने हो गई। बाबा की तरह उनका दमा भी जानलेवा हो उठा है। बिस्तर पर ही हैं आजकल। क्या कहूँ, कहकर लंबा उच्छ्वास भरा उसने। जाने की बात तुम कभी मान नहीं सकोगे रमानाथ। प्रतिक्रिया में खामोशी साध ली उसने। बारी बारी से कई लोगों की चिट्ठियां आईं। सभी में उससे फौरन चले आने का आग्रह दोहराया गया था। बाबूजी की बिगड़ती हुई हालत का ब्यौरा भी। काकर ने पहली दफा उसे एक साथ कई पत्र लिखे। भाषा समझौते भरी थी, पुचकारती। सब कुछ भूल भाल कर बहू और बच्चों को लेकर एक बार तो देहरी छुआ जाओ। बाप का जी है, कहते नहीं तो क्या। चिट्ठियों ने उसके नासूरों में टीसें पैदा कर दी। पुरानी घुमड़न फिर से हठियाई। लोग हमेशा उससे ही हक अदायगी की अपेक्षा क्यों करते हैं? कभी किसी ने उस आदमी से क्यों नहीं कहने की हिम्मत दिखाई कि एक बच्चा तुमसे सिर्फ दहशत नहीं, सीने की गरमाई का भी मोहताज है। हफ्ता भर भी नहीं बीता, बाबूजी के स्वर्गवासी होने का तार उसके हाथों में है। निष्ठुर निर्लिप्तता से उसने तार सुधा की ओर बढ़ा दिया। सुधा ने कई दफा तार को पढ़ा। उसकी आंखों में नमी उफनी और गालों पर लंबी लंबी लकीरें बनाती बहने लगी। तुम्हारा बहाना सच हो गया, उसने भर्राए हुए गले से इतना भर कहा। वाक्य में व्यंग नहीं था, केवल वेदना लरज रही थी। वह गांव नहीं गया। बाद में भी कई टेलीग्राम उसे बुलाने की खातिर आए। काम में तो आकर खड़े हो जाओ। जवाब उसने ईश्वर अंकल को दिया था। मरे हुए संबंधों को वह मात्र लोक लाज के लिए नहीं जी सकता, इसीलिए इन ढकोसलों में भी खुद को शरीक नहीं कर पा रहा है। लिखने को तो वह निसंकोच यह सब लिख गया, पर जानता था कि ईश्वर अंकल के लिए उसके ये कुतर्क अक्षम्य हैं और अब तक तो वे उसकी शक्ल कभी न देखने का निर्णय ले चुके होंगे। अंकल के पत्र के जवाब में उसके नाम एक खाली लिफाफा आया, जिसमें मात्र एक बिल्टी की रेलवे रसीद थी। अटकलें लगाता रहा कि आखिर क्या हो सकता है बिल्टी में। क्या भेजा होगा उसे ईश्वर अंकल ने? इलाहाबाद में छूटी हुई उसकी किताबें? बिल्टी वह खुद छुड़ा कर लाया। इतनी भारी भरकम पैकिंग देखकर सब हैरान थे। बच्चे बार बार उन दोनों से पूछ रहे थे और जानना चाह रहे थे आखिर इसमें है क्या और इसे किसने भेजा है। सुधा ने मजबूती से सिले गए टाँकों को कैंची से काटकर उधेड़ा। पैकिंग खोलने में उसे लगभग आधा घंटा से ऊपर लग गया और जब पैरा अलग हटाकर उन्होंने उस चीज को देखा तो दोनों के भीतर जैसे खून बर्फ हो उठा। एकदम नई चमचमाती साइकिल उनके सामने थी। पापा पापा, यह किसकी साइकिल है? किसने भेजी है? मोना और टीनू संवेद स्वर में उसे झचकोर रहे थे। वह अपने आपे में नहीं था, मदरसे के उस अहाते में पहुंच गया था। वाह क्या मॉडल है! कब लिवाई तेरे बाबूजी ने? हमें तो पता ही था बच्चू कि तू हमें एक दिन पटकनी देगा।
ठाकुर केदारनाथ सिंह का बेटा पुरानी धुरानी चीज लेकर थोड़े आएगा। उसे अपने छोटे सहपाठियों की प्रतिक्रियाएं सुनाई दे रही थी, जो साइकिल देखकर उन्होंने व्यक्त की थी। वह बेतहाशा साइकिल के हर हिस्से को अपनी उंगलियों से छू रहा था। सहसा उसका हाथ कैरियर की पट्टियों में खुसे एक पुर्जे पर ठहर गया। बाबूजी के हाथों का लिखा हुआ पुर्जा। चिरंजीव बबुन, सोचा था तुम दफ्तर जाने लगोगे तब तुम्हें यह साइकिल भेंट करूंगा। तुम दफ्तर जाने लगे मगर तुमसे भेंट नहीं हो पाई। तुम्हारी अमानत अब नहीं संभाल पा रहा, तुम्हारे पास भिजवा रहा हूँ। तुम्हारा बाबूजी। सहसा उसका सिर साइकिल की सीट पर टिक गया, बाहें इर्द गिर्द लिपट गईं, पीठ हिचकियों से बुरी तरह ऊब चूब होने लगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।